फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड के बारे में। तो जो हमारा मोल्डिंग सैंड होता है, जैसा कि हमको पता है कि जब हम कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग के दौरान क्या होता है कि ये जो हमारे पास मोल्डिंग बॉक्स होता है, इस मोल्डिंग बॉक्स में जो भी आपको पैटर्न रख के इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोल्डिंग सैंड यूज करते हैं। और ये जो हमारे पास मोल्डिंग सैंड होता है, इस मोल्डिंग सैंड की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपको करना क्या है, इस चीज को समझने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज आपने कोई पैटर्न रखा हुआ है और पैटर्न रखने के बाद आपने क्या मोल्डिंग बॉक्स यूज किया और मोल्डिंग बॉक्स पे आपने मोल्डिंग सेंड कर दिया, रैमिंग वगैरह करके आपने प्रिपेयर किया। अब आप इस पैटर्न को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या फॉर्म होगा, कैविटी फॉर्म होगा। अब देखिए मोल्डिंग बॉक्स के साथ आपने किया क्या है, यहाँ पर जो मोल्डिंग सैंड हम लोग यूज किए हैं, सबसे पहला चीज आप इसमें मोल्डिंग सैंड डालोगे। डालने के बाद क्या है, जब इस तरीके से उसको प्रेस करते हैं, जिसको हम लोग रैमिंग बोलते हैं। रैमिंग के बाद जब आपका पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ से पैटर्न को बाहर निकालोगे। उसके बाद जो कैविटी फॉर्म होगा तो उसके अंदर मोल्टन मेटल को डालोगे। तो ये पूरा जो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ, इसमें मोल्डिंग सैंड के साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जब उस पे क्या है रैमिंग कर रहे हैं तो वो पता चला कि जो मोल्डिंग सैंड है वो आपका अंदर ही नहीं जा रहा है, यहाँ पर आपका गैप क्रिएट हो गया है। दूसरा चीज, जब आपने हॉट मेटल डाला तो हॉट मेटल डालने के बाद यहाँ पर आपका सरफेस डैमेज हो गया। तीसरा चीज ये भी हो सकता है कि जब आप हॉट मेटल डालते हो तो उसके साथ कुछ गैसेस होते हैं, वो गैसेस अगर इसके अंदर बाहर नहीं निकले और इसी में रह गए तो डेफिनेटली वो आपके डिफेक्ट क्रिएट कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा मोल्डिंग सैंड एक्चुअली होता है उसके पास भी काफी सारे प्रॉपर्टीज को मेंटेन करना पड़ेगा। और क्या क्या प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ड्यूरिंग कास्टिंग। तो देखिए फर्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज द रिफ्रैक्टिवनेस, परमेबिलिटी, फ्लोएबिलिटी, फिर स्ट्रेंथ, हार्डनेस, एडहेसिव प्रॉपर्टी, कोहेसिव प्रॉपर्टी एंड लास्ट वन इज द कोलैप्सिबिलिटी। ये हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमको बात करनी है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन यहाँ से बढ़ते हैं और सबसे पहले वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे चीजों को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिवनेस, ठीक है। जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो फ्रेंड्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाहे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, चाहे आपके थ्योरी क्वेश्चंस हो, इससे रिलेटेड चीजें आपसे एग्जाम से पूछी जाती है। तो देखते हैं हमारा रिफ्रैक्टिवनेस होता क्या है और यहाँ पर परमेबिलिटी। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिवनेस को समझिए। देखिए होता क्या है, अगर हम लोग मोल्डिंग बॉक्स के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो रिफ्रैक्टिवनेस क्या चीज है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास मोल्डिंग बॉक्स है, ठीक है। ये हमने क्या है, इस मोल्डिंग सैंड को हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया। तो ये हमने क्या इस तरीके से चीजों को रेडी किया हुआ है, ये हमने रेडी किया। अब आपको देखो करना क्या है, यहाँ पर ये आपकी जो रिफ्रैक्टिवनेस होती क्या चीज है, यहाँ से आपका क्या होता है, लैडल होता है। लैडल आप समझते हो, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, मोल्टन मेटल, जो लिक्विड मोल्टन मेटल रहता है उसको हम लोग लैडल बोलते हैं। दैट इज द कॉल्ड लिक्विड मोल्टन मेटल, ठीक है। इसको हमने क्या किया, जब आप इस मेटल को इसके अंदर पोर करोगे तो पोर करने के बाद ऐसा ना हो क्या कि ये जो आपका सरफेस है, ये सरफेस आपसे किससे बना हुआ है, मोल्डिंग सैंड से बना हुआ है। तो जब आप इसको डेफिनेटली पोर करोगे तो ये तो होता है आपका हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे पोर करने के बाद ऐसा ना हो कि ये जो आपका शेप है, मतलब जो आपके सिलिका पार्टिकल है वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाए। मतलब कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि जब हम लोग इसमें क्या है हाई टेम्परेचर मोल्टन लिक्विड मेटल को पोर करते हैं तो ये जो आपका जो पोर्शन है, मतलब जो सिलिका के पार्टिकल या मोल्डिंग सैंड के जो पार्टिकल हैं वो आपके मेल्टिंग पोजीशन पे नहीं जाने चाहिए, इवन आपके डिफॉर्म भी नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हाई टेम्परेचर के कारण वो अपना शेप को चेंज कर लिया। डेफिनेटली आप किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप कोई हॉट करोगे, मतलब हीट करेंगे या कोई हॉट मेटल डालेंगे तो उसके चलते क्या होगा, वो बॉडी डिफॉर्म होना स्टार्ट होती है। तो एटलीस्ट ये अप टू सर्टेन टेम्परेचर, जो भी इसका हाई टेम्परेचर है उतने टेम्परेचर तक ये जो आपके मोल्टन जो आपके ये आपका जो पार्टिकल है सैंड पार्टिकल, ये आपका सैंड पार्टिकल इस हाई टेम्परेचर तक को सस्टेन करके रख सके। और इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिवनेस। तो रिफ्रैक्टिवनेस के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज द एबिलिटी टू सस्टेन हाई टेम्परेचर।
हाई टेम्परेचर विदाउट डिफॉर्मेशन, क्योंकि देखिए आपका डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। ड्यू टू हाई टेम्परेचर के कारण अगर डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया तो वहां पर फिर आपका कैविटी शेप चेंज हो गया तो नो डाउट आपका प्रोडक्ट भी फिर पैटर्न से अलग बनेगा। तो ये प्रॉब्लम उसके साथ नहीं होना चाहिए। दूसरा अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, परमेबिलिटी। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में आपको पहले ही बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेबिलिटी के साथ होता क्या है, देखिए जब भी हम लोग क्या है किसी भी मोल्टन मेटल, जैसे आप क्या है किसी लिक्विड को अगर आप सॉलिड को अगर मान लीजिए मेल्ट कर रहे हैं, जो आपका मोल्टन मेटल है, जब ये हीट करोगे तो डेफिनेटली इसमें क्या होगी, गैसेस भी डिसॉल्व होती है। इसमें क्या आपको गैसेस भी डिसॉल्व होंगे। और जब हम लोग क्या करते हैं इसमें जब पोर करेंगे तो आप देखिएगा, आप कोई भी लिक्विड मेटल को पोर करेंगे तो यहाँ से कुछ धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है, ये इस तरीके से वेपोराइजेशन दिखता है। तो ये तो आपकी वो गैसेस है ना जो बाहर निकल रही है, लेकिन कुछ गैसेस तो ऐसी भी होगी ना जो अंदर ही रह जाएगी, कुछ गैसेस तो ऐसी भी होगी जो अंदर ही रह जाएगी। और अगर ये गैस इसके अंदर रहा और आपने फाइनली अगर कास्टिंग करके प्रोडक्ट बनाया तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट मान लीजिए ये ऐसा बन के निकला, तो इसके अंदर गैस होल इस तरीके से क्रिएट हो जाएंगे। और गैस होल अगर आपका इस तरीके से क्रिएट हो गया तो समझ जाओ कि ये आपका एक तरीके का कास्टिंग डिफेक्ट है। नो डाउट आपका जो मटेरियल है वो अंदर से आपका कहीं ना कहीं खोखला हो रहा है, इसका वो स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगा जो स्ट्रेंथ हमको चाहिए। तो ये आपका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल कर आता है प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए अगर आप सैंड पार्टिकल का डिजाइन देखोगे तो सैंड पार्टिकल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसा ही रहता है सैंड पार्टिकल। हालांकि आपको क्या है, सैंड पार्टिकल बहुत आपका क्या होता है, ग्रेन साइज आपका बहुत स्मॉल होता है, लेकिन आप यहाँ पे बोल सकते हो ये जो हमारे पास सिनारियो है, ये जो हमारे पास है, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, ये जो सैंड पार्टिकल में यहाँ से जो आपकी गैसेस है वो गैसेस को यहाँ से बाहर निकलने के लिए वे मिलना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ना जो आपके सैंड पार्टिकल है, नो डाउट अगर आपके सैंड पार्टिकल राउंड है और राउंड अगर इस तरीके से रहेंगे तो उसके बीच में आपको गैप तो दिखेगा ना, ये सब गैप। तो इस गैप में क्या है ना, गैसेस इजिली पास होने चाहिए। मतलब परमेबिलिटी जो आपकी होती है, परमेबिलिटी मतलब परमेएबल, मतलब इसको हिंदी में पारगम्यता बोलते हैं, जहां पर आपकी जो गैसेस है वो गैसेस आपकी क्या हो, यहाँ से इजिली बाहर निकलनी चाहिए। ये जो आपकी गैसेस है, ये गैसेस आपको इस तरीके से इजिली बाहर निकलनी चाहिए। तो ये यहाँ से तो खैर मोल्डिंग बॉक्स है, तो ये आपको इस तरीके से बाहर निकलेगा। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आप समझिए क्या कि ड्यूरिंग जब हम लोग मोल्टन मेटल को जब पोर करते हैं तो वहां पर जो गैसेस है उस गैसेस को इजिली बाहर निकलने के लिए प्रॉपर वे मिलना चाहिए। और ये जो आपका प्रॉपर्टीज है, ये जो आपकी मोल्डिंग सैंड की जो प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी में अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, टू पासेस द गैसेस, to passes the gases from the sand particle, ठीक है, सैंड पार्टिकल। तो सैंड पार्टिकल का जो बीच में, जो सैंड पार्टिकल के जो बीच है वहां से आपका क्या है, वो गैस आपकी इजिली पास होनी चाहिए, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी, ठीक है। अब ये बताइए अगर मैं वाटर के कंपोजिशन के साथ बात करूं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा रिफ्रैक्टिवनेस और परमेबिलिटी पे। जैसा कि हमको पता है जो हमारा मोल्डिंग सैंड होता है, ये मोल्डिंग सैंड आपस में चिपके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं। बट मतलब अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास मोल्डिंग सैंड है इसमें आपके क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, इसमें आपका होता है क्ले, इसके बाद ये आपका क्ले के यूज करने के बाद एक तो आपका सैंड होता है जो कि एक है आपका नॉर्मली, और इसके बाद हम लोग जो बेसिकली यूज करते हैं वो वाटर यूज करते हैं। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये वाटर का बहुत बड़ा रोल आने वाला है इस पार्टिकल के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो आपका वाटर है ना, ये रिफ्रैक्टिवनेस और परमेबिलिटी दोनों को आपको दिखाएगा। और जैसा कि परमेबिलिटी के साथ क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस पे वाटर का, तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कि सपोज मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ये हमने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं हम, और यहाँ पर ये जो आपका ग्राफ है, यहाँ पर जो आपके एक्स एक्सिस है, यहाँ पर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डेट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर। यहाँ पर जो आपको एक्स एक्सिस पे दिख रहा है ये हम क्या बात कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर। और परसेंटेज ऑफ वाटर को अगर हम लोग लेके बात करें तो ये मान लीजिए कि सपोज ये आपका परसेंटेज ऑफ वाटर में बात करें तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर ये हम लिखते हैं, देखो 2%, 4%, 6%,
और ये मान लो 8% जो है, इसके बाद 8 के बाद फिर आपका 10, 12 इस तरीके से। तो अगर हम लोग जैसा बात कर रहे हैं क्या परमेबिलिटी को लेकर, तो जैसे जैसे अगर आप क्या करेंगे उसमें वाटर को ऐड करते जाएंगे तो परमेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो शुरू में अगर आप देखेंगे परमेबिलिटी, तो जैसे जैसे आप वाटर को ऐड करेंगे तो ये जो सैंड है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता जाएगा, तो उस केस में जो आपको ग्राफ दिख रहा है वो ग्राफ आपका क्या होगा, बढ़ेगा। वो ग्राफ आपका बढ़ेगा, मतलब वाटर का परसेंट 2%, 4, 6, 8, 10% तक जाएगा, मतलब 8% पे आपको ये परमेबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी। और उसके बाद अगेन आपको जो परमेबिलिटी है ये आपको क्या हो जाएगी, कम होने स्टार्ट हो जाएगी। अब इस चीज को समझिए, जो हमने यहाँ ग्राफ ड्रॉ किया है ये आपका जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं इसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड परमेबिलिटी। अब ये एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो मैं आपसे परमेबिलिटी को लेके बात कर रहा हूँ, ये परमेबिलिटी एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और किस तरीके से क्यों ग्राफ वेरी कर रहा है। तो देखिए, मान लीजिए कि सपोज आपके पास एक सैंड का पार्टिकल लेते हैं और उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग। ये मान लीजिए हमारे पास सैंड का पार्टिकल है, ठीक है। अभी ये मान लीजिए आपके पास ड्राई है, ठीक है, और इसके अंदर डेफिनेटली आपका क्ले पार्टिकल भी है। तो अभी क्या है कि जब आप इसमें वाटर डालोगे तो क्या करेगा, शुरू में ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, तो इसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। इसका जो वाटर का साइज है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे देखो, अगर आपके पास, ध्यान से देखना, अगर आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल है तो उनके बीच में गैपिंग क्या होगी, कम होगी, तो एयर निकलने में दिक्कत होगा। लेकिन यही पार्टिकल का साइज अगर बढ़ जाए तो डेफिनेटली उनके बीच की गैपिंग भी बढ़ जाएगी, और गैपिंग बढ़ने का मतलब एयर आपका इसलिए पास हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि शुरू में अगर आपका मान लो ड्राई पार्टिकल है, लेकिन जब वो वाटर को एब्जॉर्ब किया तो साइज बढ़ा, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद अगर ये साइज बढ़ेगा तो फुल रहा है मतलब साइज बढ़ रहा है, इसका डाया बढ़ा, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि इनके बीच की गैपिंग बढ़ी, और गैपिंग बढ़ने के कारण क्या हो गई, परमेबिलिटी बढ़ गई। गैपिंग बढ़ने के कारण ये आपको परमेबिलिटी क्या हुआ, बढ़ता हुआ दिखा। लेकिन ऐसा कब तक, 2, 4, 6, 8% तक। अब ये 8% के बाद क्या कहानी होता है, देखिए, अगर ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर ये जो सैंड पार्टिकल है अगर ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही तो एब्जॉर्ब कर पाएगा, उससे ज्यादा तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा नहीं। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए आपका ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये कंप्लीट वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके बाद क्या करेगा कि मान लो एक और आपके पार्टिकल है, तो यहाँ पर आपका वाटर फुल फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये जो आपकी गैपिंग दिख रही है जहां से आपका एयर पास हो रहा है, इस गैपिंग पे आपका क्या होगा, वाटर आके पूरा कंप्लीट क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा एयर को। तो फिर तो उस कंडीशन में अगर यहाँ वाटर भरा है तो एयर पास ही नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेटली आप देखोगे तो ये परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया। मतलब यहाँ पर जो ग्राफ है ये परमेबिलिटी बढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल का साइज बढ़ता जा रहा है, पार्टिकल का साइज बढ़ने के कारण जो आपकी एयर पास होने के लिए जो गैपिंग है वो बढ़ गई है, मतलब एयर आपका इजिली पास हो जा रहा है। लेकिन 8% से अगर ज्यादा वाटर अगर आप मिक्स करोगे तो उस कंडीशन में जितना वाटर एब्जॉर्ब करना था कर चुका है, तो उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यूअसली अगर आप देखोगे तो जो गैप से आपका जो वाटर आपका जो पास होगा वो पास हुई, वाटर आपका फुलफिल हो गया तो एयर पास नहीं हो पाएगा। इज दैट्स व्हाई परमेबिलिटी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग आफ्टर 8% ऑफ द वाटर, अबव द 8% ऑफ द वाटर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कहानी थी दैट इज फॉर द परमेबिलिटी। तो ये परमेबिलिटी का कहानी आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएबिलिटी। ये फ्लोएबिलिटी किसकी बात हो रही है, डेफिनेटली मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी है, तो फ्लोएबिलिटी भी किसकी होनी चाहिए, मोल्डिंग सैंड की। अब बात है कि क्या मोल्डिंग सैंड की फ्लोएबिलिटी होने का क्या मतलब है। देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा कंटेनर ला के यूज करते हैं, आपने मान लीजिए यहाँ पर कंटेनर लाया हुआ है, कंटेनर इन द सेंस मोल्डिंग बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने पैटर्न रखा हुआ है, यहाँ पर ये आपने पैटर्न रखा हुआ है, तो जब आप इसमें मोल्डिंग सैंड डालोगे तो मोल्डिंग सैंड प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, पूरा गैप में जाके फिल होना चाहिए ना। यहाँ पर ये जो आपने मोल्डिंग सैंड डाला हुआ है तो ये आपकी मोल्डिंग सैंड प्रॉपर्ली जाके पूरे गैप में फुलफिल होनी चाहिए। ये कब पॉसिबल होगा, जब आपके मोल्डिंग सैंड की फ्लोएबिलिटी अच्छी होगी। अगर आपका फ्लोएबिलिटी, मोल्डिंग सैंड की फ्लोएबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो उस केस में ये जो आपके मोल्डिंग सैंड है वो आपकी क्या होगी, कॉर्नर पोजीशन तक नहीं पहुंचे, या मान लीजिए जहां जहां उसको कवर अप करना उस पोजीशन तक नहीं पहुंचा। अब मान लीजिए कि सपोज किसी कारणवश फ्लोएबिलिटी अच्छी नहीं रही और यहाँ पर कहीं मान लो कि गैप अगर क्रिएट हो गया, या यहाँ मान लो या कहीं पर मान लीजिए गैप क्रिएट हो गया,
तो एक्चुअल में क्या होगा कि जब आप यहाँ पे हॉट मोल्टन मेटल डालोगे तो हॉट मोल्टन मेटल डालने के दौरान क्या होता है, सडनली इस पे क्या करेगा, लोड अप्लाइड करेगा। तो लोड अप्लाइड करेगा और यहाँ पर अगर कहीं गैप दिख रहा है तो उस केस में डेफिनेटली ये जो आपकी कैविटी है डैमेज होने के चांसेस है। तो ये आपका सबसे बड़ा दिक्कत, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे पास मोल्डिंग सैंड है, इस मोल्डिंग सैंड की फ्लोएबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इस फ्लोएबिलिटी के लिए अगर हम लोग बात करें वाटर के कंपोजिशन को लेकर, तो अगेन इसमें वाटर का कंपोजिशन भी मैटर करता है। मतलब अगर मान लीजिए कि आप मोल्डिंग सैंड के अंदर अगर आप वाटर डालोगे तो फ्लोएबिलिटी आपको कैसी दिखेगी और कैसी होनी चाहिए। तो नो डाउट अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए कि सपोज मेरे पास ये पूरा ड्राई सैंड है, ये पूरा मेरे पास क्या भी ड्राई सैंड है। जब आप इसमें वाटर को मिक्स करोगे तो क्या होगा, वाटर एक तरीके से यहाँ से मॉइस्चर की तरह काम करेगा। तो ये जो आपके सैंड पार्टिकल है क्या होंगे, थोड़ा चिपकने की कोशिश करेंगे। ये जो सैंड पार्टिकल है गीला होने के कारण क्या होगा, चिपकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप एक लिमिट से ज्यादा वाटर डालोगे तो फिर तो ये फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। एग्जाम्पल देख लो, जो आपका सैंड रेती होता है ना, आप अगर एकदम ड्राई सैंड लेके आओ, एकदम सूखा रेती, या आप बारिश के दिनों में देखो जो आपको रेती दिखेगी, आप ऐसा मुट्ठी बांधते हो, अगर मान लो आपने हाथ में रेती लिया और उसको आप मुट्ठी बांध के छोड़ोगे तो बिल्कुल आपको मुट्ठी का शेप गेन कर लेता है। क्यों करता है, क्योंकि जब वो गिल्ला है तो क्या हुआ, वो वेट जो पार्टिकल है उसके चलते उसमें क्या है, नमी आई हुई है, तो क्या एक तरह से बाइंडिंग मटेरियल का काम कर रहा है। तो क्या उस कंडीशन में उसकी फ्लोएबिलिटी अच्छी होगी। अब उसको आप छोड़ोगे, मतलब आपने जो गीला रेती लिया हुआ है उसको अगर आप नॉर्मली ऐसे करोगे तो क्या इसलिए फ्लो होगा, नहीं होगा। लेकिन उसी चीज को अगर आप ज्यादा गीला कर दो, मतलब वाटर अगर आप उसमें ज्यादा मिक्स कर दोगे तो डेफिनेटली वो एकदम स्मूथली फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये जो हमारी फ्लोएबिलिटी के लिए बात हो रही है, ये फ्लोएबिलिटी के लिए भी ग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हो। अगेन यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं 8% ऑफ द वाटर के लिए बात होगा। मतलब यहाँ पर देखो 2, 4, 6, 8, अगेन दिस इज द परसेंटेज ऑफ वाटर। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या दिख रहा है आपको, परसेंटेज ऑफ वाटर। और ये जो आपको वाई एक्सिस दिख रहा है, इस वाई एक्सिस में जैसा कि परमेबिलिटी था, और अब हम लोग जो ड्रॉ करेंगे डेट इज द फ्लोएबिलिटी। ये जो वाई एक्सिस पे जो हम लोग ड्रॉ करेंगे ये आपको क्या शो करेगा, फ्लोएबिलिटी। तो इनिशियली क्या होगा, जैसे जैसे आप वाटर को ऐड करोगे आपकी क्या होगी, फ्लोएबिलिटी कम होते जाएगी, क्योंकि बाइंडिंग आपका क्या करेगा, एक्टिव ज्यादा रहता है। तो ये आपका कंडीशन यहाँ पे डाउन होगा। और 8% के बाद आपका क्या होगा, फ्लोएबिलिटी आपका डेफिनेटली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप ये बात करें इस जो ग्राफ को, जो कि आपका ये क्या शो कर रहा था, डेट इज द परमेबिलिटी, और इसी ग्राफ को अगर आप यहाँ शो करोगे फ्लोएबिलिटी को लेकर तो ये आपका शो करेगा फ्लोएबिलिटी। तो ये जो रेड वाली लाइन है, ये रेड वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएबिलिटी, ठीक है। ये जो आपका है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएबिलिटी, और जो ये वाली जो ग्राफ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड परमेबिलिटी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी का ग्राफ है। तो ये आपको समझ में आए, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। और ये जो आपका है, तो ये मैंने यहाँ पर इस जो वीडियो में आपको परमेबिलिटी और फ्लोएबिलिटी के बीच में जो आपको वाटर के साथ कैसा वेरिएशन हो रहा था, ये मैंने बहुत क्लियर कट आपको डिफाइन करने की कोशिश की है। और आई होप आप दोनों को, आपको ये दोनों जो पॉइंट्स है परमेबिलिटी और फ्लोएबिलिटी, इसके बीच का डिफरेंस जरूर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैरामीटर के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ से हम लोग क्या समझते हैं, देखिए जो हमने मोल्डिंग सैंड यहाँ पर प्रिपेयर किया हुआ है, तो मोल्डिंग सैंड के अंदर हमने क्या एक मोल्डिंग बॉक्स भी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो मोल्डिंग बॉक्स जो हमारा क्या है, जैसे पैटर्न हमने निकाल दिया तो यहाँ पर हमारा फॉर्म हुआ कैविटी। अब इस कैविटी में क्या है कि मान लो आप कोई हॉट मोल्टन मेटल डालते हो, तो हॉट मोल्टन मेटल डालने के बाद क्या है कि जब आप इस पे मोल्टन मेटल डालोगे तो ये जो आपकी कैविटी है इस पे कहीं ना कहीं आपके इंपैक्ट लोड आने स्टार्ट होंगे। तो ऐसा ना हो कि ये जो आपकी कैविटी या जो मोल्डिंग सैंड है ये इस इंपैक्ट लोड को सस्टेन करने के लिए कैपेबल ना हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक आपको जो भी आपका सैंड पार्टिकल है इसका एक प्रॉपर स्ट्रेंथ होना चाहिए। जब इसका प्रॉपर स्ट्रेंथ क्रिएट होगा तभी आपका क्या है, जो भी आपके मोल्टन लिक्विड मेटल जो इसके अंदर आ रहे हैं उसको ये क्या करेगा, कंप्लीटली सस्टेन कर पाएगा, अदरवाइज इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं जैसे स्ट्रेंथ को लेके बात करूं तो इसका एक प्रॉपर स्ट्रेंथ होना चाहिए। और जैसा कि अगर हम लोग बात करें तो सैंड पार्टिकल के कंपेयर में अलग अलग टाइप्स के स्ट्रेंथ को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जैसा हम लोग देखें तो ये जो हमारे पास स्ट्रेंथ है बेसिकली 3 पार्ट में कैटेगराइज होता है स्ट्रेंथ। और यहाँ पे देखते हैं तो किस किस टाइप के अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात कर सकते हैं।
यहाँ पर जैसे अगर देखेंगे तो एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड ग्रीन सैंड। ये अगर हम लोग फर्स्ट बात करें तो ये हम लोग बात करते हैं ग्रीन स्ट्रेंथ, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड ड्राई स्ट्रेंथ, ठीक है। और एक आपका होता है दैट इज कॉल्ड हॉट स्ट्रेंथ। ये तीन तरीके के स्ट्रेंथ होते हैं। तो ये आपका क्या है, मॉइस्चर इन द सेंस अगर आप डिफाइन करोगे तो ये आपके मॉइस्चर्स को लेके कैटेगराइज है। और जो आपके मोल्डिंग सैंड होते हैं, मोल्डिंग सैंड में अगर मान लीजिए आपके वाटर के पार्टिकल ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, तो उस कंडीशन में वो जितना स्ट्रेंथ सस्टेन कर सकता है दैट इज कॉल्ड ग्रीन स्ट्रेंथ। ड्राई स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ये आपका क्या है, ग्रीन के बाद अगर 110 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है ड्राई स्ट्रेंथ में। और ड्राई स्ट्रेंथ के बाद फिर अगर 220 डिग्री सेल्सियस तक आप हीट करोगे तो वो आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड हॉट स्ट्रेंथ। मतलब आप इसको अगर इस तरीके से ग्राफ से अगर आप समझना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो क्या कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको मिला जो आपके पास स्ट्रेंथ है दैट इज कॉल्ड, जैसे आपका ग्रीन सैंड है और ग्रीन सैंड में अगर आप मान लीजिए 110 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप इसको हीट करते हो तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किस में, ड्राई सैंड में। और ये जो हमारे पास ड्राई सैंड है इसको अगर आप 220 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप हीट करोगे तो फाइनली ये किस में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा हॉट सैंड में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास जो स्ट्रेंथ को है। और कुल मिला के यहाँ पर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करना इसलिए जरूरी है, क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग मोल्टन लिक्विड मेटल को जब हम लोग क्या कैविटी के अंदर डालते हैं तो जो कैविटी आपका मोल्डिंग सैंड से जो आपका बना हुआ है वो मोल्डिंग सैंड आपका बिल्कुल इस लोड को प्रॉपरली बियर करने के लिए स्पेसिफाई होना चाहिए और उतना आपको इजिली सस्टेन करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हार्डनेस को लेके। डेफिनेटली हार्डनेस होना बहुत ही जरूरी है किसी भी मटेरियल के अंदर। और यहाँ पे अगर जैसे बात करें तो जैसा आपका क्या, अगर हार्डनेस नहीं रहा तो क्या होगा। हार्डनेस का मतलब समझते हैं क्या है। हार्डनेस अगर आप देखेंगे तो एक तरीके की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। हार्डनेस मतलब आप किसी भी जो सरफेस का अगर हार्डनेस बोले तो अगर आप उसको नेल से या किसी नुकीली चीज से अगर आप स्क्रैच करेंगे तो उसको वो रेसिस्ट करने वाला होना चाहिए। मतलब जो हमने स्क्रैच किया हुआ है वो सरफेस पे आपका क्या स्क्रैचेस को वियर कर सके, स्क्रैचेस नहीं आने दे, दैट इज कॉल्ड हार्डनेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने कैविटी डिजाइन किया हुआ है तो ये कैविटी बिल्कुल आपका क्या होगा, स्मूथ होगा। यहाँ पर ये जो कैविटी देखोगे तो कैविटी जब आपने एक बार निकाला है तो बिल्कुल स्मूथ है। अब होगा क्या कि मान लीजिए अगर हॉट मोल्टन मेटल आता है उसके साथ कोई पार्टिकल आते हैं और पार्टिकल अगर सडनली आके यहाँ पे इस तरीके से कुछ स्ट्राइक कर दे तो यहाँ पर क्या होगा, जो कास्टिंग का जो मटेरियल है आपका उसका फाइनली क्या होगा, सरफेस का डिफेक्ट दिख जाएगा। तो ये चीज आपका हार्डनेस होना मटेरियल के अंदर बहुत जरूरी है। और इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग तरीके के हार्डनेस टेस्ट भी किए जाते हैं। और जो भी हार्डनेस जैसा भी अगर आपको देखेंगे तो अलग अलग तरीके का हार्डनेस टेस्ट होता है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे पढ़ने वाले ये सब चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करते हैं एडहेसिव प्रॉपर्टी को लेकर। एडहेसिव और कोहेसिव ये दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं। ये हमारे पास एडहेसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और कोहेसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए सबसे पहला चीज अगर हम लोग समझते हैं तो किसी भी दो पार्टिकल को अगर हमको क्या है, जोड़ना है, बाइंडिंग करना है, तो वहां पर दो पार्टिकल है, या तो वो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं या सेम मॉलिक्यूल हो सकते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल होने का ये मतलब हो सकता है कि एक आपका जो सॉलिड मॉलिक्यूल है वो लिक्विड मॉलिक्यूल से बाइंडिंग करना चाह रहा है। और सेम मॉलिक्यूल में अगर हम लोग बात करें तो या तो सॉलिड टू सॉलिड हो सकता है या लिक्विड मॉलिक्यूल आपका लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ अटैच होना चाह रहा है। तो यहाँ पर ये सिनारियो समझिए कि यहाँ पर जैसा हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉलिड आपका लिक्विड के साथ अटैच है और लिक्विड आपका लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। तो कहीं भी अगर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एडहेसिव प्रॉपर्टी। ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव प्रॉपर्टी। और जहां पर सेम टाइप्स ऑफ आइदर सॉलिड और लिक्विड आपस में अटैच होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव प्रॉपर्टी। इसको मैं एक सॉलिड का भी डायग्राम बना देता हूं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये आपका जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव। अब बात है इसकी क्या जरूरत है। देखिए सीधी सी बात है, आप जब मोल्डिंग सैंड को यूज करते हैं तो मोल्डिंग सैंड में आप क्या है, वाटर को भी मिक्स कर रहे हैं, बॉन्डिंग एजेंट भी मिक्स कर रहे हैं, क्ले भी मिक्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके मटेरियल है इसकी आपकी क्या होनी चाहिए, जो भी आपकी सैंड है उस सैंड के पास डेफिनेटली एडहेसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर एडहेसिव प्रॉपर्टी नहीं हुआ तो ये मॉलिक्यूल आपस में नहीं चिपकेंगे।
मतलब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल को अगर आपको चिपकाना है तो डेफिनेटली इसके पास क्या होना चाहिए, एडहेसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। और कोहेसिव प्रॉपर्टी की अगर बात किया जाए तो जब आप उसमें लिक्विड मोल्टन मेटल को जब पोर करते हैं तो वो पूरा जो आपका लिक्विड पार्टिकल है वो आपके क्या है, सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है, तो उसमें उसका कोहेसिव नेचर स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो क्या हो, आपस में बाइंड करके सॉलिडिफाई हो सके और एक स्ट्रांग सॉलिडिफाई बने, ठीक है। उनके बीच में इस तरीके का ऐसा ना हो, क्योंकि अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होगा तो उनके बीच में फिर गैप आना स्टार्ट हो जाएगा जो आपका कास्टिंग प्रोडक्ट है, और कहीं ना कहीं फिर वो डिफेक्ट की कैटेगरी में चले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दैट इज कॉल्ड कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। अब बात है मोल्डिंग सेट बनाओगे तो तोड़ना पड़ेगा क्या, नहीं तोड़ोगे। अगर आपका मोल्डिंग बॉक्स, मान लीजिए आपने मोल्डिंग सेट बनाया, ठीक है, ये आपकी मोल्डिंग बॉक्स है, यहाँ पर आपने क्या किया, मोल्टन मेटल लाया, मोल्टन मेटल लाने के बाद इसमें मान लो पोर करके आपने बिल्कुल आपने आपकी जो भी इच्छा थी, जो भी आपकी चाहत रही होगी, आपने वो प्रोडक्ट इसमें कास्टिंग कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस मोल्डिंग साइड को फिर क्या करते हैं, फिर से इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद फिर से इसकी प्रॉपर्टी को रिगेन करवाया जाता है ताकि हम दोबारा यूज कर सके। तो जब आप इस मोल्डिंग सैंड को ब्रेक करने जाओगे तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना कि इसके जो सैंड पार्टिकल वो बिल्कुल अलग अलग हो जाए, तभी तो हम लोग क्या है अगेन उसको दोबारा यूज कर पाए। अगर इसकी कोलैप्सिबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो आप इस मोल्डिंग सेट को तो फिर दोबारा यूज कर ही नहीं पाओगे, ये तो सबसे बड़ा दिक्कत है। तो ये जो आपकी सैंड है, इस सैंड को अगर आप चाहते हो दोबारा यूज करना तो डेफिनेटली इसके अंदर जितनी अच्छी कोलैप्सिबिलिटी होगी उतना अच्छा ब्रेक होगा। लेकिन ये कोलैप्सिबिलिटी जब आप ब्रेक करने जाओ तभी ब्रेक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जब मोल्टन मेटल डाल रहे हो, ठीक है, जब आपको प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट की जब कास्टिंग करनी हो और उस टाइम अगर आपने मोल्टन मेटल डाला तो हमको क्या पता चल रहा है कि बस ये यहीं पर आपका क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। तो ब्रेक आपको तब करना है क्योंकि ब्रेक के लिए अलग से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जो इसमें मेथड्स यूज करते हैं, जिसके दौरान क्या होगा, इसको बार बार वाइब्रेशन किया जाता है ताकि मोल्डिंग सैंड जो आपके हैं वो प्रॉपर्ली ब्रेक हो जाए, या उस पर अलग से क्या हैमरिंग की जाती है मोल्डिंग सैंड को ब्रेक करने के लिए। तो ये जो आपका मेथड है किसके अंदर आता है, कोलैप्सिबिलिटी के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।